हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। सबसे पहले इसमें हम करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न और उसके बाद हम करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि मैंने आपकी पूरी किताब के विभिन्न चैप्टरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है। बात की पेच खोलना, ये आपकी कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, बात का उलझना। ऑप्शन बी, बात का प्रभावहीन होना। ऑप्शन सी, बात का स्पष्ट होना। और ऑप्शन डी है बात का तर्कपूर्ण होना। तो इसका अर्थ है बात की पेच खोलने से आशय है बात का स्पष्ट होना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ अपने उत्तरों का मिलान भी करते जाइए। दूसरा प्रश्न है, अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन हैं। ऑप्शन ए है दूरदर्शन वाले। ऑप्शन बी है अपाहिज। ऑप्शन सी है दर्शक। और ऑप्शन डी है कवि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरदर्शन वाले। ये बंद कमरे में कविता से लिया गया है। यहाँ पर कवि जो है दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि दूरदर्शन वाले अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं और अपने आप को समर्थ मानते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि अब मुस्कुराएंगे हम, यानी हम मुस्कुराएंगे और दर्शक एवं कमरे में जो बंद अपाहिज है ये दोनों रोएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। ये आपका चैप्टर भक्तिन से लिया गया है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए भक्तिन, ऑप्शन बी लक्ष्मीन या लक्ष्मी, ऑप्शन सी दासिन और ऑप्शन डी पार्वती। तो इसका सही नाम था लक्ष्मीन या लक्ष्मी और भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने इसे दिया था। चौथा प्रश्न, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती चली गई। ऑप्शन एक सरल, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी पेचीदा और ऑप्शन डी बोधगम्य। यह आपकी कविता बात सीधी थी पर से लिया गया प्रश्न है। यहाँ पर इसका सही जवाब है कि भाषा के साथ साथ बात पेचीदा होती चली गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में बात पेचीदा होती गई। पांचवा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है। ऑप्शन ए सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी। ऑप्शन बी समाचार और खेल। ऑप्शन सी दर्शक और अपाहिज रोते हुए। और ऑप्शन डी नए और पुराने कार्यक्रम। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो है लेखक यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि जो कैमरामैन है वो एक साथ दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाहता है। वो दर्शकों को भी साथ साथ में रुला देना चाहता है। छठा पाठ प्रश्न है, भक्तिन पाठ की रचयिता है। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है। ऑप्शन एक जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान और ऑप्शन डी रांगे राघव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं कौन है। ऑप्शन एक रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी रघुवीर सिंह, ऑप्शन सी रघुवीर प्रसाद और ऑप्शन डी रघुवीर प्रकाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय इस कविता के कवि हैं, कैमरे में बंद कविता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सब घर एक कर देने का आशय क्या है। यहाँ पर ये प्रश्न आपके कविता के बहाने कविता से लिया गया है। यहाँ पर सब घर एक कर देने से क्या आशय है। ऑप्शन एक भेदभाव नहीं रखना, ऑप्शन बी तोड़फोड़ करना, ऑप्शन सी सीमा में रहना और ऑप्शन डी शोर मचाना। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन एक भेदभाव नहीं करना। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो खेल खेल में बच्चे कभी भी भेदभाव नहीं करते, वो किसी भी घर में खेलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है सब घर एक कर देने से तात्पर्य है भेदभाव नहीं रखना। नौवां प्रश्न, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर कविता के बहाने कविता से लिया गया ये प्रश्न है, जिसमें कवि ये बताना चाहता है ऑप्शन ए व्यर्थ लिखना,
या फिर ऑप्शन बी शब्द अर्थ में विसंगति, ऑप्शन सी कल्पना करना और ऑप्शन डी स्पष्ट करना। तो कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कि यहाँ पर कल्पना करना, मतलब जिस तरीके से पक्षी चिड़िया का, यहाँ पर चिड़िया से उसकी तुलना की गई है कविता की, तो चिड़िया जैसे उड़ती है उसी तरीके से कल्पना के माध्यम से कविता भी जो है वो उड़ने लगती है। 10वां प्रश्न, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? ऑप्शन एक वीरता का भाव, ऑप्शन बी स्वाभिमान का भाव, ऑप्शन सी घृणा का भाव और ऑप्शन डी ईर्ष्या का भाव। तो आपको पता होगा कि भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन, उसमें स्वाभिमान का भाव प्रबल था। वो किसी के भी आगे झुकना नहीं चाहती थी, वो हमेशा स्वाभिमानी बनी रही। और जैसे ही वहाँ जो भूस्वामी था उसने उसकी जब बेइज्जती करी, पूरे दिन धूप में खड़ी रखी, तो वो शहर में चली आई थी महादेवी वर्मा के यहाँ पर। तो स्वाभिमान का भाव उसके अंदर प्रबल था। तो ये तो थे हमारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और अब हम यहाँ से करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके चैप्टर, विभिन्न चैप्टरों से लिए गए हिंदी अनिवार्य के। तो पहला प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता के आधार पर बताइए कि कवि की रचनाओं में किसकी व्यंजना हुई है। व्यंजना का मतलब होता है व्याख्या होना। तो पहली कविता जो है हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मपरिचय, इस कविता के आधार पर आप बताना है कि कवि की रचनाओं में किस बात की व्यंजना हुई है। तो उत्तर है कि कवि की रचनाओं में उसके हृदय की पीड़ा और रुदन की अभिव्यंजना हुई है या फिर व्यंजना हुई है। कवि यहाँ पर अपने स्वयं की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए आत्मपरिचय का मतलब ही अपना स्वयं का परिचय दे रहा है कविता के माध्यम से कवि, और उसके रुदन की व्यंजना हुई है। उनमें संसार के अनुचित आचरण के प्रति रोष भी व्यंजित हुआ है। संसार में जो अनुचित आचरण है, कवि यहाँ पर संसार को जो है कवि यहाँ पर जो है धन को, वैभव को इकट्ठा करने वाला बताता है और स्वयं को त्याग करने वाला बताता है। तो इसीलिए यह जो संसार का जो अनुचित आचरण है उसके प्रति रोष अभिव्यंजित हुआ है। 12वां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि के काव्य के संबंध में लोगों को क्या भ्रम है? आत्मपरिचय कविता में, है ना, कवि के मन में पीड़ा और रोदन को लोग भ्रम के कारण राग और गाना समझते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि तुम मेरी पीड़ा को और मेरे रोदन को तुम भ्रम के कारण राग मान लेते हो और रोदन को मेरा गाना मान लेते हो। मतलब मैं रो रहा हूं और तुम उसे गाना कहते हो, और उसकी भावनाओं के विस्फोट को कविता समझ लेते हैं लोग भ्रमवश। चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न, कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? ये आत्मपरिचय कविता से लिया गया प्रश्न है। यहाँ पर कवि जो है वो, इसका क्या आशय है कवि का? तो कवि जो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि संसार मुझे कवि कहकर के नहीं अपनाए, मैं कवि नहीं हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, मस्ती से भरा हुआ एक दीवाना हूँ। क्या कहते हैं कवि? कवि स्वयं को कवि नहीं मानता, वह तो असीम मस्ती का भाव लिए हुए एक दीवाना है। वह अपने गीतों द्वारा संसार को ऐसी मस्ती का संदेश देता है जिसे सुनकर हर कोई झूके झूम उठे, है ना। कवि कहता है मेरी मस्ती के संदेश को सुन करके दुनिया झूके और दुनिया झूमे, मस्ती का आनंद ले। तो मैं एक दीवाना हूँ, न कि मैं कवि। आइए 14वां प्रश्न करते हैं। कवि बच्चन ने जीवन के विरोधाभासों को सहजता से निभाया है। आत्मपरिचय कविता के आधार पर अपना मत पक्ष या विपक्ष में दीजिए। तो कवि बच्चन के अनुसार सांसारिक जीवन का कठिन भार ढोना पड़ रहा है। यहाँ पर कवि को उस जीवन का, यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि कवि की प्रथम पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, तो थोड़ा सा वो भाव भी कवि के मन में था जब ये रचना लिख रहा है कवि। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि इतने पर भी उन्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं है, उनके हृदय में सभी के लिए प्यार है। इसी प्रकार एक और वह जगत पर ध्यान न देने की बात करते हैं, उसे स्वार्थी, अपूर्ण और मूढ़ कहते हैं, जबकि दूसरी ओर उसी संसार को मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर विरोधाभास है। एक तरफ तो कहते हैं कि दुनिया या जगत जो है वो स्वार्थी है, ये अपूर्ण है, ये मूढ़ है, और दूसरी तरफ उसी अमूढ़, उसी स्वार्थी, उसी अपूर्ण दुनिया को मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि कवि ने जीवन के विरोधाभासों को सहजता से निभाया है या फिर अभिव्यक्त किया है। 15वां प्रश्न, कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कविता
कविता के बहाने कविता से लिया गया ये प्रश्न है, जिसमें कवि 3 चीज़ों के साथ कविता की समानता और तुलना करते हैं। तो पहली 2 चीज़ें, एक तो है चिड़िया और दूसरी है फूल, इन दोनों चीज़ों से तो तुलना की है, और तीसरी चीज़ है बच्चों का खेल, उससे जो है बच्चों से इसकी समानता दर्शाई गई है। तो चिड़िया के बहाने चिड़िया उड़ने के लिए अपने पंखों का सहारा लेती है, कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कल्पना की सहायता लेता है, तो वह कविता में अपने भावों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल क्या जाने फूल क्या नहीं जानता। फूल क्या जाने, क्या नहीं जानता फूल। फूल खिलता है तो उसकी सुगंध एक निश्चित समय और दूरी तक ही फैलती है, लेकिन कविता का प्रभाव अनंत देश काल तक होता है। फूल की सुगंध के आनंद की तुलना कविता के रसात्मक आनंद से नहीं हो सकती। नेक्स्ट, बिना मुरझाए कौन महकता है और क्यों महकता है। तो फूल मुरझाने पर सुगंध नहीं देता, वो तो मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, वह सदा महकती है, अर्थात उसका आनंद देश काल और परिस्थिति की सीमा के पार सभी को प्राप्त होता है। और 18वां प्रश्न, बहाने शब्द का कविता में प्रयोग क्या प्रकट करता है। कविता में बहाने शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसका प्रयोग कवि ने कविता के प्रभाव और रसात्मकता की तुलना, चिड़िया की उड़ान, फूल की सुगंध और बच्चों के खेल की सीमा और प्रभाव को प्रकट करने के लिए यहाँ पर की है। बच्चों का खेल भेदभाव से मुक्त और सभी को आनंदित करने वाला होता है, इस प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के सभी को आनंदित करती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य कथ्य या फिर उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। इस कविता में कविता के भविष्य पर विचार किया गया है। कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चों के उदाहरण देकर के कहा है कि कविता की उड़ान असीम है, क्योंकि कविता कल्पना रूपी पंखों के माध्यम से उड़ती है। उसकी गंध कभी समाप्त नहीं होती, उसका रस कभी समाप्त नहीं होता, उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। वह बच्चों के खेल की तरह सबको आनंददायक होती है, अतः कविता पर कोई संकट नहीं आ सकता। कवि काव्य प्रेमियों को कविता के सुखद भविष्य के बारे में आश्वस्त करना चाहता है। चलिए, बाहर भीतर, इस घर उस घर, इस पंक्ति का प्रयोग कवि ने चिड़िया की उड़ान, फूल की सुगंध और बच्चों के खेल तीनों के साथ किया है। इन तीनों संदर्भों में इस पंक्ति का भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर तीनों ही संदर्भों में इस पंक्ति का अर्थ थोड़ा भिन्न है। चिड़िया की उड़ान और फूलों की गंध कुछ घरों तक ही सीमित है, लेकिन बच्चों के खेल घर घर तक व्याप्त होते हैं। तो इसी प्रकार कवि की कल्पना की उड़ान की भी कोई सीमा नहीं है, एक सुंदर कविता सारे संसार में सराही जाती है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सहर्ष स्वीकार है कविता में कवि ने अपनी उपलब्धि को मौलिक क्यों कहा है। तो कवि ने अपनी गर्बीली गरीबी, अपनी गंभीर अनुभव, अपने विचार वैभव, दृढ़ व्यक्तित्व, हृदयगत मनोभावों आदि उपलब्धियों को मौलिक कहा है, क्योंकि ये सभी उसके निजी जीवन से उत्पन्न हुए हैं, उसने इनको किसी अन्य से ग्रहण नहीं किया है। और अंतिम प्रश्न है, कवि संसार को क्यों ठुकराता है। आत्मपरिचय कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन साहब यहाँ पर कहते हैं कि ये संसार नित्य वैभव जोड़ने में लगा हुआ है, धन इकट्ठा करता है, त्याग भावना से दूर रहकर जोड़ने में लगे जगत को कवि ठोकर मारता है, क्योंकि कवि त्याग की मूर्ति है। कवि त्याग करना जानता है, कवि परहित के लिए त्याग में विश्वास करता है, जबकि संसार संग्रह में विश्वास करता है, इसलिए कवि इस संसार को ठुकराता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और मैं नियमित रूप से जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग उसे भी देखते रहिए, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश आदि। धन्यवाद।